दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल महान सर में। और दोस्तों आज कई दिनों के बाद मैं ये क्लास लेके आया हूँ और इसकी वजह सिर्फ ये है कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और अभी भी ख़राब है, लेकिन मैंने सोचा ये क्लास मुझे बनानी चाहिए क्योंकि मैं राष्ट्रपति का एक पार्ट अपलोड कर चुका हूँ और दूसरा पार्ट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो अगर आप लोगों को नहीं मिल पाता है तो आप लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होगी। हालांकि क्लासें तो सभी आएंगी, लेकिन इस समय थोड़ी तबीयत की दिक्कत है और इस समय ईद का टाइम आ गया है। ईद के टाइम पे जो है अभी थोड़े बहुत रोज़े भी बचे हुए हैं, 7-8 रोज़े बचे हुए हैं, तो रोज़ा रह के मुझे काम करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, मतलब ये वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। और तबीयत भी थोड़ी गड़बड़ है क्योंकि रोज़े रखता हूँ तो एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है, इसकी वजह से तबीयत भी ख़राब हो गई है। अब थोड़े रोज़े बचे हैं तो मैं सोचता हूँ उन्हें क्यों छोड़ूं। और इसमें ईद जो आ रही है तो इसमें मुझे घर वालों के कपड़े भी सिलने पड़ते हैं क्योंकि मैं कपड़े भी सिल लेता हूँ, तो वो भी काम है। और फिलहाल क्लासें आपको मिलती रहेंगी। अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो पढ़ रखा था, हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था और हमने राष्ट्रपति के बारे में जो पढ़ा था ना, एक बार वो पूरा रिकॉल करा देता हूँ। हालांकि कुछ भी पढ़ेंगे नहीं उसमें से, सिर्फ आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो ये हमने यहाँ से राष्ट्रपति को हमने क्या है पढ़ा था, और राष्ट्रपति को जो हमने पढ़ा था आपको पिछली क्लास में सारा ही कुछ मिल गया होगा। ये सारे हमने आर्टिकल पढ़े थे, इस तरह से ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी थी। और जिसमें हमने आर्टिकल 62 तक पढ़ रखा था। 62 के बाद हमने 71 को भी पढ़ा था, जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कुछ मुद्दे थे, उसके बारे में हमने जाना था। हालांकि मुद्दों के बारे में हमने नहीं बताया था कि वो कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं, ये हमने नहीं बताया था। यहाँ तक हमने पढ़ रखा था, ये सारे आर्टिकल हमने पढ़ रखे थे। अब जो 62 है इसके बाद 63 आर्टिकल आता है, वो आपका उपराष्ट्रपति के लिए होता है। तो ये हमने सारी चीज़ें पढ़ रखी थी और यहाँ पे हमने अपनी क्लास को एंड कर दिया था। तो अब मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ और आगे की चीज़ें पढ़ने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों को समझाता हूँ। लेकिन उससे पहले क्या है, अगर आप लोगों ने हमारी संपूर्ण भारतीय इतिहास की क्लासें नहीं देखी हैं तो आप लोग जाके देख लीजिए, जिसमें मैंने पूरा इतिहास बड़े ही स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाया है और आप एक एक क्लास को देख सकते हैं। 71 क्लासों में मैंने पूरा इतिहास कवर कराया है, बहुत अच्छे तरह से उसको मैंने कवर कराया है। और इसकी जो पीडीएफ्स है ना वो आपको पेड है, वो भी आपको मिल जाएगी। मैं उसके प्राइस कम करने वाला हूँ, 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा कि उसके प्राइस कितने कम हो गए हैं। तो और अगर आप चाहें तो उनकी मैराथन्स भी पड़ी हुई हैं। हमारे इतिहास की जो क्लासें हैं ना उसकी मैराथन पड़ी हुई हैं, जिसमें संपूर्ण प्राचीन इतिहास की एक क्लास है, जिसमें पूरा आपको एक ही क्लास में मिल जाएगा। ऐसे ही हमारी एक क्लास आपकी क्या है, संपूर्ण मध्यकालीन भारतीय इतिहास की है, उसमें भी आपको पूरा इतिहास जो मध्यकालीन का पूरा एक ही बार में मिल जाएगा। ऐसे हमारी मॉडर्न की 2 क्लासें हैं जिनमें मैंने पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कराया है मैराथन्स के द्वारा। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। और इंडियन ज्योग्राफी जो कि अभी अभी हमने नया मतलब स्टार्ट किया था और वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी को पूरा कंप्लीट करके उसकी 2 मैराथन क्लास बना दी हैं। 6 साढ़े 6 घंटे की हमने 2 मैराथन क्लास उसकी डाली हैं। तो वो उन मैराथन्स में आप पूरा ज्योग्राफी एक ही बार में कंप्लीट कर पाएंगे। इनकी ये 2 क्लासें हैं, आप इनको देखिए जाके, और इनकी भी पीडीएफ पेड है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ आज या कल में मैं एक छोटा सा वीडियो डालूंगा जिसमें मैं पीडीएफ्स के बारे में बताऊंगा कि फ्री पीडीएफ कैसे आपको लेना है, और जो पेड पीडीएफ है उसका प्राइस मैंने कितना कम किया है वो आपको पता लग जाएगा, जिससे आप लोग अगर चाहें तो पीडीएफ को बहुत सस्ते दामों में ख़रीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप उसमें अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। अब राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति की शक्ति तो आपको पता ही होना चाहिए कि राष्ट्रपति की शक्तियां आपकी कौन कौन सी हैं। तो ये देखिए राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो 2 तरह की आपकी क्या है शक्तियां हैं। इसमें हम पहले सारी चीज़ें आपको बता देते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है। एक तो आपकी क्या है शक्तियां आपकी शांति काल की हैं, दूसरी आपकी क्या है आपातकालीन शक्तियां हैं।
अब शांति काल में जैसे कि कार्यकारी शक्ति होती हैं, विधायी शक्ति होती हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, सैन्य शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, कूटनीतिक हैं, और आपकी क्या है, क्षमादान शक्ति है, अध्यादेश, ये सारी की सारी इस काल में आती हैं। मतलब शांति काल की शक्तियां हैं, मतलब जब कोई आपातकालीन जैसी स्थिति ना हो, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपकी आपातकालीन शक्तियाँ। और आज की ये क्लास में पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लास आपकी लंबी होगी, लेकिन एक ही क्लास में आपको सारा कुछ मिलेगा। और उसके बाद में आपको एक चीज़ और भी मिलेगी, जैसे कि ये देखिए आप लोग, यहाँ पे मैंने राष्ट्रपतियों को कराया है, मतलब भारत के जो प्रमुख राष्ट्रपति हैं उनके बारे में भी मैं बताऊंगा लास्ट में, सारे आपको करवा दूंगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही क्लास में आज मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहले कार्यकारी शक्तियों से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कार्यकारी शक्तियाँ वही हैं जो आप सारी की सारी चीज़ें जो अगर पिछली क्लास आपने पढ़ी है, पिछली क्लास आपने देखी है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, मैंने बताया था आर्टिकल 53 में मैंने बताया था कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। किसमें होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। और ये बात आर्टिकल 53 में कही गई है। और संघ की कार्यपालिका के जो कार्य है ना, संघ की कार्यपालिका के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, ऐसा आर्टिकल 77 कहता है। आर्टिकल 77 में कहा गया है कि संघ की जो कार्यपालिका है ना, उसके जितने भी कार्य होंगे ना, वो राष्ट्रपति की ही मतलब नाम से किए जाएंगे। सारे के सारे काम राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। तो मतलब ये क्या है, राष्ट्रपति की एक पावर ही तो एक सारा काम उसके नाम से हो रहा है। उसके काम जितने भी काम होंगे संघ की कार्यपालिका में, राष्ट्रपति का ही नाम लगा के होंगे। हाँ, करे कोई भी, लेकिन राष्ट्रपति का उसमें नाम दिया होगा। राष्ट्रपति के ही नाम पे सारे कार्य होते हैं। अब शक्तियों का प्रयोग भाई या तो खुद करेगा या अपने अधीनस्थों के द्वारा। क्या कहा मैंने? अभी कहा था कि वो कोई भी काम करे, मतलब वो जो पावर्स हैं वो चाहे खुद उन पावर्स का इस्तेमाल करे, कार्यकारी पावर का, या फिर अपने अधीनस्थों के द्वारा वो क्या करे, प्रतिनिधियों के द्वारा, अपने सबऑर्डिनेट्स के द्वारा उन शक्तियों का इस्तेमाल करे। और ये बात आर्टिकल 74 वन में कही गई है। आर्टिकल का 74 जो वन है ना, उसमें कही गई है। प्रधानमंत्री से प्रशासन या विधान संबंधी जानकारी भी ले सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि वो प्रधानमंत्री से कोई भी प्रशासन संबंधी जानकारी मांग सकता है, कोई भी विधायिका से संबंधित जानकारी मांग सकता है। और राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से जब राष्ट्रपति मांगेगा तो प्रधानमंत्री को वो प्रोवाइड भी करानी होगी, ऐसा नहीं है। राज्यों में समन्वय स्थापित करना। जो राज्य होते हैं ना, जैसे कि हमारा यूपी है, एमपी है, ऐसे जो राज्य हैं ना, इनके बीच में अगर कोई मतभेद हो जाता है तो उनके बीच क्या है, समन्वय कराने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। और इस अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है वो राष्ट्रपति ही करते हैं। और इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो पीएम होते हैं। कौन होते हैं? पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री। और ये बात आर्टिकल 263 में कही गई है। 263 में बात ऐसी बोली गई है। अगर आपसे इनडायरेक्टली बोलूँ तो ये बात क्या है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 263 में आपको याद रखना है। आर्टिकल 263 अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बोलता है। अब राष्ट्रपति के पास बहुत सारी पावर्स हैं, जैसे कि राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, शेड्यूल एरिया घोषित कर सकता है वो। तो राष्ट्रपति के पास बहुत सारी पावर्स हैं और ये सबसे बड़ा पद है भारत में, तो बहुत सारी पावर्स तो होंगी ही होंगी। अब मैंने पिछली क्लास में एक चीज़ और बताई थी कि राष्ट्रपति के पास सिर्फ नाम मात्र की पावर्स होती हैं। जो रियल पावर होती है ना कार्यपालिका की, वो आपकी प्रधानमंत्री के पास होती हैं, अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो। अब राष्ट्रपति के द्वारा की जाने वाली प्रमुख नियुक्तियां, राष्ट्रपति कुछ नियुक्तियां करता है, उसको भी जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी नियुक्तियां करता है। बहुत इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं। ये नियुक्तियां आपको पता ही होनी चाहिए कि राष्ट्रपति किनकी किनकी नियुक्ति करता है, आपको पता ही होना चाहिए। मैं एकदम स्ट्रक्चर में लेके आया हूँ और सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। एक ही पेज में मैंने इतनी सारी चीज़ें लिख के लाया हूँ। अब देखिए, जैसे कि आर्टिकल 75 बोलता है, प्रधानमंत्री की वास्तविक शक्ति के बारे में बोलता है। और इस प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 75 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और यही वास्तविक शक्ति भी होती है। इसी के पास वास्तविक शक्ति होती है कार्यपालिका की।
आर्टिकल 76 में महान्यायवादी, जिसको आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहेंगे, ये एक कानूनी सलाहकार होता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ऐसे ही आपका अनुच्छेद 124 है, और अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के जो जज है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज, उनकी नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है। जज आप सुप्रीम कोर्ट जो हैं उनकी सभी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 217 हाई कोर्ट के जज, जज ऑफ हाई कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति 217 के अंतर्गत ये भी आपका राष्ट्रपति ही करता है। तो देखिए, राष्ट्रपति सारे जजों की नियुक्ति करता है, चाहे वो हाई कोर्ट के हों चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों, बस आर्टिकल अलग अलग दिया है। अब अनुच्छेद 155 में वो राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। जो राज्यों के राज्यपाल हैं ना, उनकी नियुक्ति का भी जिम्मा किसके पास है? वो भी आपका राष्ट्रपति के पास है। लेकिन आपसे पूछा जाए, जब हम पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में, तो उसका आर्टिकल तो सर 153 दिया हुआ है कि 153 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ऐसा कहा गया है। लेकिन उसकी जो नियुक्ति करेगा ना, वो आर्टिकल 155 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। 148 एक आपका क्या है? आर्टिकल है जिसमें आपसे कहा गया है कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, जिसको हम कैग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैग, उसकी बात की गई है 148 में। उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा। देखिए, ये सारी चीज़ें नियुक्ति से संबंधित हैं और ये सारी राष्ट्रपति करेगा। मैं अगर बाई चांस ना भी बोल पाऊँ कि कौन करेगा, तो आप समझना। 239 में जो केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं, जो यूटीज होती हैं ना हमारी, उनके जो राज्यपाल होते हैं उनको उपराज्यपाल कहते हैं, उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, या फिर उनको एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं। तो उनकी जो नियुक्ति करते हैं ना, वो आपके राज्यपाल, वो भी राष्ट्रपति ही नियुक्ति उनकी करते हैं। चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे वो मतलब उपराज्यपाल हो, चाहे प्रशासक हो, कुछ भी हो, उनकी नियुक्ति जो केंद्र शासित होते हैं ना, उनकी आपके कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ये बात 239 में कही गई है। उसके बाद एक आर्टिकल आता है 239AA। क्या है? 239AA, जिसमें आपकी जो दिल्ली और पौंडीचेरी है ना, ये भी आपके यूटीज हैं। लेकिन इनके जो सीएम है ना, इनके जो सीएम हैं, सीएम क्या बोलता हूँ, चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी भी नियुक्ति आपका मतलब राष्ट्रपति ही करता है। जो सीएम है उनकी नियुक्ति तक आपका कौन करता है? देखिए, इनके राज्यपालों की नियुक्ति तो, उपराज्यपालों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा ही करेगा, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के। लेकिन जो दिल्ली और पौंडीचेरी है, उसके सीएम की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन आपका जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के सीएम की नियुक्ति उपराज्यपाल करेगा। क्या है? जम्मू कश्मीर का जो है ना, जम्मू कश्मीर, उसके सीएम की नियुक्ति आपका कौन करेगा? उपराज्यपाल करेगा। ऐसा कहा गया है, उपराज्यपाल करेगा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब इधर आते हैं, जैसे कि आर्टिकल 338 है, हाँ 338 है। और इसमें कहा गया है जो अनुसूचित जाति, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है ना, शेड्यूल कास्ट भी बोल सकते हैं, कमीशन भी बोल सकते हैं, नेशनल कमीशन, हाँ कास्ट ही है, कमीशन तो पहले ही आ गया, शेड्यूल, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। इसके जो आपके सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, इनकी नियुक्ति भी आपका कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा, राष्ट्रपति करेगा। देखिए, आर्टिकल 338 में बोला गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इनके अध्यक्ष हों या सदस्य हों, इनकी नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करेगा। ऐसे ही 338A में कहा गया है अनुसूचित जनजाति के बारे में। जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, उसके भी आपके जो अध्यक्ष और सदस्य हैं, उनकी भी नियुक्ति आपका कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल 315। अब ये आर्टिकल 315 जैसे ही आता है, आपको पता होना चाहिए, ये संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है, यूपीएससी से संबंधित है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित है। और यूपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होगी। आर्टिकल 324 दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है ना, उसकी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर
की नियुक्ति और उसके सदस्यों की नियुक्ति, जो चुनाव आयुक्त है उसकी भी और जो उसके सदस्य हैं, 2 सदस्य होते हैं, उनकी भी नियुक्ति आपका कौन करेगा? वो सब कुछ राष्ट्रपति के हाथों में होगा। अब आर्टिकल 345 है, इसमें कहा गया है राजभाषा आयोग, एक राजभाषा आयोग होता है, उसके भी अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति आपका कौन करेगा? यही करेगा आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रीय महिला आयोग, जो राष्ट्रीय महिला आयोग होता है ना, नेशनल वुमेन कमीशन होता है, उसके भी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति आपका कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और इस टाइम पे शायद रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार है, एक तो विश्व मानवाधिकार है, ये आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार है, इसकी नियुक्ति, इसके जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होगी। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या देखते हैं अब राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में देखते हैं। ये सारी की सारी अभी जो थी ना, वो कार्यकारी शक्तियाँ थीं, नियुक्ति जिसमें आती हैं वो सारी हमने देखी हैं। अब विधायी शक्तियाँ देखेंगे, लेक्चर लंबा होगा लेकिन एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। आर्टिकल 79 तो आपको पता ही है कि संसद का अभिन्न अंग है आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। और जो आर्टिकल 85 है, इसमें कहा गया है संसद में जो सत्र बुलाने का, देखिए विधायी शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियाँ मतलब कानून से संबंधित शक्तियाँ हैं। संसद के सत्र बुलाना ये भी क्या है? विधायी शक्तियों में आता है। उन सत्रों का सत्रावसान करना, लोकसभा का विघटन करना, ये सारी की सारी शक्तियाँ आपकी विधायी शक्तियाँ, और ये सारे अधिकार आपको किसको हैं? राष्ट्रपति को ही हैं। नए चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र को बुलाना, यानी पहले सत्र को संबोधित करना, ये भी आपका राष्ट्रपति का एक कर्तव्य है, राष्ट्रपति की एक शक्ति है, और ये आपकी क्या है? विधायी शक्ति है। आर्टिकल 87 में बोला गया है, विशेष अभिभाषण की बात की गई कि राष्ट्रपति अपना एक विशेष अभिभाषण देगा, जिसको थैंक ऑफ मोशन भी कहते हैं। और ये विशेष अभिभाषण आपका तैयार कौन करता है? ये मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। तो राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 87 में है, ये आपको याद रखना है। अब विधायिका से संबंधित इसकी कुछ और भी शक्तियाँ हैं, जैसे सदस्यों का मनोनयन करना। मनोनीत सदस्य आपने सुने होंगे ना, उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि आर्टिकल 331 में कहा गया है कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की क्या होगी? नियुक्ति की, मतलब मनोनीत किए जाएंगे। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाएंगे। और ये बात एंग्लो इंडियन की बात किसमें? 331 में कहा गया। आर्टिकल 331 के जरिए ऐसा कहा गया है कि 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको एंग्लो इंडियन के बारे में पढ़ना है तो वो शायद मेरे ख्याल से आर्टिकल है 366 का 2 है, शायद थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ। 366 का शायद आर्टिकल 2 है, उसमें आपको पूरा का पूरा डिटेल जो डिस्कशन है वो आपको एंग्लो इंडियन के बारे में मिलता है, कौन कौन लोग एंग्लो इंडियन में आते हैं। वैसे तो मैं बता सकता हूँ अभी एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, बता ही देता हूँ। एंग्लो इंडियन वो होते हैं जैसे कि एक भारतीय व्यक्ति है और उसने किसी एंग्लो इंडियन बोले थे, मतलब जो इंग्लैंड का होता है, जो अंग्रेज होता है, उससे उसकी शादी हो गई और वो भी यहीं रह रहा है। अब उसके जो बच्चे होंगे ना, वो एंग्लो इंडियन कहलाएंगे, क्योंकि वो इंडियन के भी हैं और अंग्रेज़ों के भी हैं, इसीलिए वो एंग्लो इंडियन कहलाएंगे। और वो उन लोगों की नियुक्ति आपका कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है, मनोनीत करता है, नियुक्ति नहीं करता है, मनोनीत करता है। लेकिन ये बात समाप्त कर दी गई है। आर्टिकल आपका जो आर्टिकल बताता हूँ, जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 104वां अमेंडमेंट एक्ट 2019 में, उसमें ऐसी व्यवस्था ख़त्म कर दी है कि अब एंग्लो इंडियन को मनोनीत करना बंद है, ये बात है। और इधर लोकसभा, ये तो हमने देख लिया। इधर आपका क्या है? राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है आपका राष्ट्रपति, और ये बात आर्टिकल 80 के 3 में कही गई है, आर्टिकल 80 के 3 में कही गई है। जिसमें से जो 12 सदस्य आपके मनोनीत होंगे ना, उनमें क्या योग्यता होगी? वो कला और साहित्य से भी हो सकते हैं, विज्ञान से भी हो सकते हैं, समाज सेवा से, मतलब ये क्वालिटी अगर उनके अंदर हैं तो यहाँ से वो उठा लिए जाएंगे और उनको क्या है? राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाएगा, मनोनीत कर दिया जाएगा। ये राष्ट्रपति के हाथों में होता है। अब चुनाव आयोग की सिफारिश पर क्या लिखा है? चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति संसद के सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय करेगा।
चुनाव आयोग कहेगा, सिफारिश करेगा राष्ट्रपति से कि ये सदस्य जो हैं ये आपके क्या योग्य हैं, तो संसद के सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, लेकिन चुनाव आयोग की सिफारिश पे करेगा। लेकिन फिर भी ये राष्ट्रपति का जो निर्णय है ये अंतिम नहीं होगा, इसके लिए कोर्ट बैठा है, कोर्ट इसको बहाल भी कर सकता है। तो इसके लिए क्या है, फिलहाल तो ये अयोग्यता पर निर्णय करता है चुनाव आयोग की सिफारिश पर। तो ये बात आपको याद रखना है, ये भी क्या है, आपकी एक विधायिक शक्ति है। अब यहाँ पे आइएगा, अभी विधायिकी शक्तियाँ बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं। कुछ विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पेश होते हैं, जैसे कि धन विधेयक आपका राष्ट्रपति की अनुमति के बिना पेश ही नहीं होता है। अगर आपको नए राज्यों का निर्माण करना है तब भी राष्ट्रपति से पहले पूछ के विधेयक को पेश करना पड़ता है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है, वो भी आपका वही बात आ गई है कि उससे पूछो जाके। या संचित निधि से जो खर्च निकाला जाएगा वो भी राष्ट्रपति के हाथों में ही होता है। तो राष्ट्रपति जो संचित निधि है ना, उससे अगर कोई भी खर्च निकालना है और तो वो क्या करना पड़ेगा, वो आपको राष्ट्रपति की पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। मतलब जो विधेयक लाओगे आप, वो राष्ट्रपति के पास पहले ले जाना होगा, पूछना होगा कि ऐसा विधेयक हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लाएं कि नहीं लाएं, संसद से हमें खर्च निकालना है, संसद वो संचित निधि से। तो अगर राष्ट्रपति हाँ करता है तब तो सही है, वरना ये कैंसिल हो जाता है। तो ये विधेयक ऐसे हैं जो राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश होते हैं। अब आर्टिकल जो 108 है ना, आर्टिकल 108, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है, राष्ट्रपति बुलाता है। और ये साधारण विधेयक पे और वित्त विधेयक पे, किस पे, एक तो साधारण विधेयक पे बुलाया जाता है, एक वित्त विधेयक पे। और वित्त विधेयक भी मैंने बताए थे दो तरह के होते हैं, 117 का 1, 117 का 2। तो मैंने बताया था, इनमें आपको पढ़ना होगा, विधेयक में जाइए आप, वहाँ पे पढ़िए जाके, आपको पता लगेगा कि इसमें क्या कहा गया है और उसमें आपका क्या है, संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है। अब इसके बाद आता है अनुच्छेद 111, जिसमें आपकी वीटो पावर की बात करते हैं। अनुच्छेद 111 में क्या है, वीटो पावर दिया गया है। मैंने आपको अनुच्छेद 111 पढ़ाया है पिछली क्लास में, आप वहाँ पे पढ़िए जाकर कि राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ हैं। लेकिन वहाँ पे मैंने वीटो पावर तो नहीं बोला होगा, वीटो पावर की वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी मुझे। वहाँ पे मुझे ये बताना था कि राष्ट्रपति के पास विधेयक को लेके क्या शक्तियाँ होती हैं, तो वो मैंने बताया था। अब यहाँ पे देखिए इसमें वीटो पावर क्या होती है। वीटो पावर देखिए होती क्या है, दरअसल जब कोई बिल लोकसभा में आता है और लोकसभा से राज्यसभा में जाता है, और जब इन दोनों से पास हो जाता है तब वो राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। अब राष्ट्रपति किसी बिल पर अपनी सहमति नहीं देता है तो यही उसकी वीटो पावर है। क्या है ये? उसकी वीटो पावर है कि वो चाहे तो सहमति देगा, नहीं चाहे तो नहीं देगा, ये उसकी मर्जी है। अब ये क्या है, उसकी वीटो पावर आ गई है। ये वो बिल हैं जो गैर सरकारी सदस्य लाते हैं, ना कि मंत्री। लेकिन ये बिल वो हैं जो गैर सरकारी सदस्य लाते हैं। सर ये गैर सरकारी सदस्य क्या होते हैं? जो संसद में जो आपके सदस्य होते हैं ना, उसमें कुछ सदस्य आपके मंत्री होते हैं। तो जो मंत्री होते हैं वो तो सरकारी सदस्य बोले जाते हैं, और जो मंत्री नहीं होते हैं वो आपके गैर सरकारी सदस्य कहलाते हैं। और वो अगर वैसा लाते हैं बिल, तब जाके राष्ट्रपति उन पे अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है, करता है। लेकिन अगर मंत्री लाएंगे तो ऐसा नहीं करेगा वो। अब वीटो पावर का जो इस्तेमाल है वो 1954 में राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। वीटो पावर का इस्तेमाल यूज राजेंद्र प्रसाद ने किया था 1954 में। किस में? पेप्सू, ये एक मतलब एक्ट था पेप्सू बिल पर। पंजाब ईस्ट पटियाला सिंध यूनियन एक क्या था, ये आपका एक टेरिटरी का मामला था। तो इसमें आपका जो एक तरीके से इमरजेंसी की जो पावर आई थी, इमरजेंसी की जो कंडीशन आई थी ना, उस टाइम पे इसका इन्होंने क्या किया था, अपना जो वीटो पावर है इस्तेमाल किया था ये वाले इस पे। अभी मैं जब आपातकालीन शक्तियाँ पढ़ाऊँगा ना तो वहाँ पे ये बताऊँगा कि पंजाब में सबसे पहले आपका क्या है ये चीज़ें लगी थी, तो मैं बताऊँगा आप लोगों को। 1954 की बात है। अब एक आता है आपका निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो में क्या कहता है, देखिए वीटो पावर में क्या है, वो सहमति नहीं देता है। हाँ, निलंबनकारी वीटो में क्या है, वो किसी भी बिल को पुनर्विचार के लिए संसद में भेज सकता है। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया भी था, ये उसके पास पावर होती है। लेकिन वहाँ पे मैंने ये नहीं बताया था कि कौन सी शक्ति है। तो ये निलंबनकारी वीटो में आती है, किसी भी बिल को राष्ट्रपति
कह सकता है आप एक बार पुनः आप इस पे विचार कीजिए संसद में जाके, फिर मेरे पास लाइए। और अगर दोबारा आता है तो उसको राष्ट्रपति को पास भी करना पड़ता है। और इस शक्ति का प्रयोग अब्दुल कलाम आज़ाद ने लाभ के पद पर किया था। जो लाभ का पद है उसके संबंध में एक बिल आया था, तब जाके APJ अब्दुल कलाम ने कहा था ऐसा एक बार विचार कीजिए जाके, फिर मेरे पास लाइए। उसके बाद आपका आता है पॉकेट वीटो। तो सर ये कितनी वीटो हैं आपके पास, आप बहुत वीटो दिखा रहे हैं। अब ये पॉकेट वीटो जो है ना सर, देखिए क्या है, इसको JB वीटो भी कहा जाता है। JB वीटो कहते हैं। कैसे? जब राष्ट्रपति किसी बिल पर ना हाँ कहे और ना ही ना कहे, जब वो ना तो हाँ कहे और ना कहे, तब समझो कि इस समय वो जो इस्तेमाल कर रहा है वो पॉकेट वीटो है। मतलब उसके पास कोई बिल आया, जैसे कि लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, अब वो बिल राष्ट्रपति के पास आ गया, राष्ट्रपति ने कह लिया अपनी जेब में डाल लिया, तो वो पॉकेट वीटो हो गया। जेब में बोले तो मतलब उसको रख लिया, ना हाँ बोला ना बोला, इसको कहते हैं पॉकेट वीटो। और इसका जो प्रयोग किया था वो ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। डाक संबंधी बिल जो आया था उस पर, पोस्ट ऑफिस बिल आया था ना, उस पर ये किया गया था, ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। तो ये सारी आपकी क्या है, वीटो से संबंधित पावर्स हैं। अब इस वीटो से संबंधित जो पावर्स हैं, विधायिका से संबंधित पावर्स हैं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है राज्यपाल के संबंध में। जैसे कि राज्यपाल किसी विधेयक के संबंध में जो राज्य विधायिका से पास होके आता है उसके बारे में क्या कहता है। जैसे कि राज्य विधायिका में क्या होती है, विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, और इन दोनों से पास होके कोई बिल जब गवर्नर के पास आता है, और ये बात आर्टिकल 200 में कही गई है कि जब भी कोई ऐसा मामला आता है तो ये बात आर्टिकल 200 में ऐसी कहते हैं कि विधानसभा विधान परिषद से जो बिल पास होकर गवर्नर के पास जाते हैं, उसमें आपकी पॉकेट वीटो जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो क्या हैं। देखिए पहले तो इसमें राज्यपाल की शक्तियों को देख लीजिए। अगर ऐसा होता है विधान परिषद से कोई बिल पास हुआ, फिर विधानसभा में पास हुआ, या विधानसभा में पहले पास हो गया, बाद में विधान परिषद में, फिर गवर्नर के पास आता है, तब गवर्नर की शक्तियां क्या होती हैं। गवर्नर अनुमति दे सकता है, गवर्नर उसे सुरक्षित रख सकता है अपने पास, या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। आपको जाइए विधानमंडल में एक बार चर्चा कीजिए, विधानसभा और विधान परिषद में। और क्या है, राष्ट्रपति के लिए भी वो सुरक्षित रख सकता है। तो ये वाली जो वीटो है, ये वाली हमारे राष्ट्रपति से संबंधित वीटो है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया है इस चीज़ को। बाकी तो मैं जब राज्यपाल पढ़ाऊंगा तभी ऐड करूंगा इसको, तभी पढ़ाऊंगा। अब देखिए राष्ट्रपति की जो शक्ति है, इस वाले ऑप्शन में जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो क्या है, राष्ट्रपति भी सेम बात करेगा, अनुमति दे सकता है, सुरक्षित रख सकता है, या फिर क्या कह सकता है, राज्यपाल से कहेगा कि जाइए इस पे पुनर्विचार कराइएगा और फिर मेरे पास लाइएगा, या फिर राज्य विधायिका से पास से वापस आता। लेकिन जब वो वापस आता है राज्य विधायिका से तो राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। सर यहाँ पे थोड़ा आपने सही से नहीं समझाया, एक बार सही से बता दीजिए। देखिए ऐसा है, राष्ट्रपति के पास, जैसे कि ये जो राज्यपाल के पास जो बिल आता है, तो राज्यपाल के पास ये शक्तियाँ हैं, और एक शक्ति ये है कि राष्ट्रपति के लिए वो सुरक्षित रख सकता है कि मैं राष्ट्रपति से इसको पास करवाऊँगा और फिर जाके बात करूँगा आगे की। जब राष्ट्रपति के पास वो चीज़ जाएगी तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति दे सकता है, उसको सुरक्षित रख सकता है, या कह सकता है राज्यपाल से कि इसे वापस ले जाओ, पुनर्विचार कराओ, फिर मेरे पास लेके आना। लेकिन जब वापस लेके आता है, राज्य विधायिका से जब वापस आता है तो राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य है, और ऐसा अगर वो नहीं करता है तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। हालांकि उसको संविधान में लिखा है कि बाध्य है तो मतलब करना ही पड़ेगा, इसमें मामले की कोई बात आती नहीं है, वो मैंने ऐसे ही बोल दिया, उसको बाध्य है वो करना पड़ेगा। तो ये सारी शक्तियां हैं। अब एक शक्ति और है जो कि विधायिका से ही संबंधित है, अध्यादेश है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे ही ऐड कर दिया है। अध्यादेश के बारे में देख लीजिए एक बार क्या होता है अध्यादेश। अध्यादेश भी सर एक कानून होता है सर क्या? हाँ सर, कानून ही होता है। ये भी एक बिल होता है, ये भी एक एक्ट होता है, ये भी एक कानून होता है। इसमें देखिए क्या है अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, ऑर्डिनेंस पास, जो कि आर्टिकल 123 में दी गई है, जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, जब संसद के सत्र ना चल रहे हों, तब ये ऐसा होता है कि ऑर्डिनेंस पास करने की स्थिति बनती है।
अचानक कोई कानून बनाना हो और संसद में कोई सत्र, देखिए कानून जब बनते हैं वो संसद में सत्र चल रहे होते हैं ना, तभी कोई कानून बनता है। लेकिन संसद में सत्र ही नहीं चल रहा है तो कानून कैसे बनेगा। और अचानक हमें ज़रूरत पड़ गई किसी भी मुद्दे पे कानून बनाने की, तब ये ऑर्डिनेंस पास किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 से इसको लिया गया है और इसकी जो अवधि रहती है किसी भी ऑर्डिनेंस की, वो 6 महीने तक की रहती है। मतलब अध्यादेश 6 महीने तक भारत में रह सकता है, भारत में लग सकता है अध्यादेश, कहीं भी जारी होगा तो 6 महीने तक के लिए होगा। लेकिन जब लोकसभा भंग हो तब ये जारी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि संसद का सत्र ना चल रहा हो तब ये जारी कर सकते हैं, लेकिन जब लोकसभा ही भंग है तब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा ही उसको पूरा का पूरा एक तरीके से उसकी एक्टिविटीज़ को कराती है। अगर वो भंग है तो ये नहीं होगा फिर। क्यों? क्योंकि अध्यादेश मंत्रिपरिषद की सलाह से जारी होता है और मंत्रिपरिषद में सारा का सारा कौन होता है? आपका लोकसभा के ही लोग तो होते हैं, लोकसभा के ही सदस्य तो मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं। तो मंत्रिपरिषद अगर नहीं होगी तो फिर अध्यादेश जारी नहीं होगा। ये पॉइंट बहुत अच्छा है। अब ये उन्हीं विषयों पर हो सकता है जिन पर संसद कानून बना सकता है। जैसे संसद जिन कानून को बनाता है ना, जिन जिन विषयों पे, उन्हीं विषयों पे आपका ये भी अध्यादेश जारी होगा। ऐसा नहीं अध्यादेश किसी भी चीज़ के लिए जारी कर दिया, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ और बताऊँगा भी। इसे वापस ले सकते हैं सर, हाँ, मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसको वापस भी लिया जा सकता है। और इसमें कहा गया एक बार में कितने भी अध्यादेश जारी किए जा सकते हैं, एक बार में कितने भी अध्यादेश जारी किए जा सकते हैं और वापस भी ले सकते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पे। अब इसको जो अनुमति मिलती है, अध्यादेश जारी जब होता है तो इसको अनुमति सर कितने दिन में मिल जाती है? तो बताया गया है जब भी संसद से ये पास होता है, अध्यादेश जारी होता है, तो 42 दिन के अंदर इसको क्या है, मान्यता मिल जाती है, अनुमति मिल जाती है। या फिर 6 सप्ताह भी मिल जाए तो 6 सप्ताह 42 ही होता है, आप उसको कर लेंगे। अब ये जो 42 दिन है वो कैसे, जैसे कि लोकसभा में पहुंचा आपका 10 जुलाई को। देखिए संसद सत्र नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं लोकसभा के पास उसका बिल नहीं जाएगा। लोकसभा ने उसको 10 जुलाई को मान लिया कि उसने कह दिया ठीक है, राज्यसभा ने बोला 25 जुलाई को ठीक है, तो ये 25 जुलाई के बाद ये 42 दिन गिने जाएंगे। जब 42 दिन पूरे हो जाएंगे तब ये पास हो जाएगा, पास माना जाएगा। और अधिकतम अगर पूछा जाए तो फिर 6 महीने प्लस 42 दिन। सर ये नहीं समझ में आया, 6 महीने प्लस 42 दिन। 6 महीने प्लस 42 दिन का मतलब ये है कि संसद का जो सत्र होता है ना, संसद का जो सत्र होता है, जैसे कि कोई सत्र क्या है, चलता है और 6 महीने तक फिर सत्र नहीं चलता है, उसके बाद ही तो अध्यादेश जारी होता है। जब 6 महीने तक कोई सत्र, देखिए सत्र नहीं चल रहा होता है तभी यहाँ पे लिखा है कि सत्र ना चल रहा हो तभी अध्यादेश लाया जाता है कानून बनाने के लिए। तो 6 महीने तक अगर कोई सत्र ही नहीं आया है तो उसके बाद दूसरा सत्र आना था लेकिन वो आया नहीं, तो फिर 42 दिन बाद यही वाला सत्र आएगा, मतलब कि ये ऑर्डिनेंस ही पास होगा। इसीलिए 6 महीने 42 दिन भी बोला जाता है अधिकतर, लेकिन आपको एग्जैक्ट बोला जाए तो 42 दिन में ये पास होता है, लेकिन आपको मैक्सिमम बोला जाए तो 6 महीने प्लस 42 दिन में पास होता है। 180 प्लस 42 दिन आप जोड़ लेना कितना होता है, मैं आपको नहीं बताऊंगा। वैसे तो 222 होता है, 222 होता है, लेकिन आप खुद ही कैलकुलेट करना। अब ये जो अध्यादेश है ना, अध्यादेश संविधान के मौलिक ढांचे को चुनौती नहीं दे सकता। ऐसा नहीं आपको क्या है, संविधान के मौलिक ढांचे को ही चुनौती देने के लिए अध्यादेश लाया गया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं। मौलिक ढांचे को चुनौती नहीं दे सकता है ये, जैसे कि प्रेम्बल में कुछ छेड़छाड़ करे जाके, नहीं करेगा ये अध्यादेश, ऐसा नहीं करेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो इसकी न्यायिक, अब इसमें जैसे कि मौलिक ढांचे की भी बात है और यहाँ पे एक चीज़ मैंने शायद लिखी नहीं है, संविधान संशोधन भी अध्यादेश के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। जो संविधान संशोधन होता है ना वो भी अध्यादेश के माध्यम से नहीं होगा, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब हम आते हैं राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियाँ होती हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि न्यायिक शक्तियों के बारे में हम बहुत अच्छे से जानेंगे। देखिए न्यायिक शक्ति आर्टिकल जो 124 है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति से संबंधित पहले की बात समझिए। सभी जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये बात हम पहले ही बात कर चुके हैं। और 217 में कहा गया है हाई कोर्ट के सभी जजों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। और 143 में क्या कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट से विधि या सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सलाह ले सकता है।
राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी विधि या कोई सार्वजनिक पब्लिक इम्पोर्टेंस का जो प्रश्न है उस पर सलाह ले सकता है, परंतु ये सलाह राष्ट्रपति माने इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति मान भी सकता है सुप्रीम कोर्ट की सलाह और नहीं भी मान सकता है। ठीक है सर, ये तो बात हो गई आपकी न्यायिक शक्तियाँ। हालांकि न्यायिक शक्तियाँ यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। अब देखिए इसमें क्षमादान की शक्तियाँ हैं। ये क्षमादान आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति तो फांसी की सज़ा भी माफ़ कर देता है, तो उसकी कंडीशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें देख लीजिए। देखिए राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्ति है ना, वो आर्टिकल 72 में है। 72 से मुझे बेहतर याद आ जाता है, जब क्षमादान किसी को मिलेगा ना तो उसकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। बेहतर 72 बेहतर 72 ऐसे याद कर लेना। तो क्षमादान, एक तो क्षमादान होता है कोई भी सज़ा पूरी तरह से माफ़ की जा सकती है। फांसी भी, कोई भी सज़ा हो राष्ट्रपति उसको माफ़ कर सकता है, चाहे वो फांसी हो। लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता है। राज्यपाल के पास ये पावर नहीं होती है, राष्ट्रपति के ही पास होती है। लेकिन इसमें भी गृह मंत्रालय की सलाह ज़रूरी है। राष्ट्रपति को भी होम मिनिस्ट्री की एडवाइस बड़ी ज़रूरी होती है। तो ये आपकी क्या है, क्षमादान पॉर्डन शक्ति है। दूसरी आपकी एक होती है प्रिलंबन। ये सारी की सारी समाधान ही है, लेकिन अलग अलग उनके नाम है। प्रिलंबन में क्या है, अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला हुआ है, फांसी की सज़ा बुली हुई है, तो उस फांसी की सज़ा को, उस मृत्युदंड को अस्थायी रूप से टाल देना। अस्थायी रूप से सर कैसे टाल देना, फांसी की सज़ा में देरी कर देना कि कल इसकी फांसी होने वाली है, लेकिन राष्ट्रपति ने क्या कह दिया, ऐसा है अभी तो थोड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा करो इसकी फांसी 2 साल बाद या 2 महीने बाद इसकी फांसी करते हैं। तो ये क्या है, राष्ट्रपति के हाथ में है टाल देना। देखते हैं कि हो सकता है ये निर्दोष पाया जाए, 2 महीने में कुछ जांच चल रही है, निर्दोष अगर पाया गया तो इसकी फांसी अगर हो गई तो बड़ी दिक्कत वाली बात होगी, इसलिए इस फांसी की आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये बात होती है। अब एक होती है परिहार। परिहार जिसको रेमिशंस कहते हैं, रिमिशन बोलते हैं, किसी की सज़ा को कम कर देना। जैसे कि कैसे कम करना, सज़ा को कम किए बिना सज़ा में परिवर्तन, सज़ा नहीं कम करना, उसकी सज़ा में परिवर्तन कर देना। जैसे कि परिहार कर देना। क्या है परिहार, मतलब एक तरीके से उसको चेंज कर देना, उस सज़ा के स्वरूप को ही बदल देना। जैसे कि किसी को मृत्युदंड मिला था, मृत्युदंड में भी क्या है, वो जब तक जेल से बाहर नहीं आएगा जब तक उसकी मौत नहीं हो जाएगी। अब उसको क्या बदल दिया गया, आजीवन कारावास। सेम बात है, लेकिन अब वो क्या है, अपनी मौत मरेगा बस। लेकिन सज़ा की मतलब जो कठोरता है वो उतनी ही रही है, सज़ा में कोई कमी नहीं आई है, बस उसका स्वरूप चेंज कर दिया गया है। तो ये होता है परिहार। अब एक होता है आपका लघुकरण। लघुकरण में आपकी क्या होती है, कम हो जाती है, सज़ा की कठोरता को कम कर देना। जैसे कि 5 साल की किसी की सज़ा बोली गई थी, अब उसको मान लिया कि 2 साल कर दिया, या 7 साल की बोली गई थी 4 साल या 2 साल 3 साल जो भी कर दिया। अब ये कर दिया तो उसकी क्या है, सज़ा में थोड़ी कमी आ गई। इसको बोलते हैं लघुकरण, इसको कम्यूट बोलते हैं। इसके बाद एक है विराम, रेस्पाइट कर देना। कैसे सर विराम कैसे, किसी विशेष कारण से दंड को कम करना। जैसे कोई गर्भवती महिला है, विकलांग है, उसकी सज़ा को जब भी कम किया जाएगा, जैसे कि गर्भवती महिला है उसको फांसी होनी है, लेकिन वो गर्भवती है, उसके अंदर किसी मतलब एक नवजात जो है वो पल रहा है, तो उसको तो फांसी नहीं दी जा सकती ना। इसीलिए उस महिला की फांसी को कम कर दिया जाता है या टाल दिया जाता है, या कहते हैं इसकी फांसी को रोक दो। तो ये क्या है, विराम लगा दिया जाता है उस पर। तो ये आपकी क्या है, या कोई विकलांग है, इस तरह से जो भी है विशेष कारण जो होते हैं ना, उनमें ऐसा किया जाता है। तो ये सारी की सारी क्या है, क्षमादान पावर्स हैं, आपकी राष्ट्रपति के पास होती हैं। आपको समझ आ गई होंगी, अगर नहीं समझ आई हैं तो एक बार फिर से देखना। वैसे मैंने ज़्यादा लॉन्ग लपाट नहीं की है, बिल्कुल सीधी पॉइंट टू पॉइंट बताने की कोशिश की है। अब आते हैं सैन्य शक्तियों के बारे में। सैन्य शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। और सैन्य शक्तियों में क्या है सर, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ हैं, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है ज़्यादा, सिर्फ थोड़ा सा है, नॉर्मल है। आपको बता देते हैं क्या है। राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। कौन सी सेनाएं सर, चाहे वो थल सेना हो, चाहे नौसेना हो, चाहे वायुसेना हो, सभी का आपका क्या होता है, वो हेड होता है, सभी का सर्वोच्च सेनापति होता है। और जो तीनों सेनाएं होती हैं उनके अध्यक्षों की नियुक्ति भी कौन करता है, उनके जो जनरल्स होते हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करता है, उनके जो हेड होते हैं उनकी नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है। और ये संसद की
अनुमति से करता है। तो तीनों सेनाओं के जो हेड होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और खुद भी वो तीनों सेनाओं का वो होता है। जब भी कोई युद्ध और वाली बात आती है तो राष्ट्रपति ही सबसे पहले युद्ध की घोषणा और शांति की घोषणा करता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है? युद्ध एवं शांति की घोषणा करता है। तो ये सारी पावर उसकी सैन्य शक्तियाँ हैं। तो राष्ट्रपति क्या है? सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी भी होता है। अब राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ, इनको देख लेते हैं। वित्तीय शक्तियों को, ये रही आपकी वित्तीय शक्तियाँ। जैसे कि धन विधेयक है, मैंने बताया कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो ये आपकी क्या है? एक वित्तीय शक्ति है। एक आपको वित्तीय से संबंधित आपको क्या मिलेगी? आर्टिकल 112, जिसमें आपका बजट की बात आती है ना। और ये बजट क्या होता है? बजट की जगह हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई। फाइनेंशियल एनुअल क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई है। तो ये आर्टिकल 112 जो है ना, वो बजट से संबंधित है। लेकिन संविधान में बजट जैसी कोई चीज़ नहीं की गई है, वार्षिक वित्तीय विवरण का नाम लिया गया है। और ये संसद के समक्ष राष्ट्रपति ही रखता है। हालांकि इसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं, वो इसको पटल पे लाते हैं, पेश करते हैं, लेकिन वो राष्ट्रपति का ही एक कार्य होता है। राष्ट्रपति ही उसको ये करवाता है। तो संसद के समक्ष रखवाने का काम राष्ट्रपति का ही होता है। और हमारे संविधान में बजट जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब संचित निधि भी एक क्या है? आकस्मिकता निधि है एक आपकी। जो आकस्मिकता निधि है ना, कंटिजेंसी फंड है, वो आपके राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। क्या है? जो कंटिजेंसी फंड है ना, वो राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। अब यहाँ पे संचित निधि को भी आप जोड़ सकते हैं। संचित निधि में से जो फंड निकाला जाता है वो भी तो वित्तीय मामला है ना। तो उसमें जो विधेयक पेश होगा ना, वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश होता है, क्योंकि वो भी तो धनी वाला मामला है ना। जो भी पैसा निकाला जाएगा, तो वो भी आप उसको याद कर सकते हैं कि संचित निधि जो भी पैसा निकाला जाएगा वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से निकाला जाएगा और ये वित्तीय शक्ति आ जाएगी। वैसे तो वो उसकी विधायक शक्ति भी थी, बिल संबंधी भी शक्ति थी। और जो कंटिजेंसी फंड है, जो इमरजेंसी फंड है, आपातकालीन फंड है, उस पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता ही होता है। अब आर्टिकल 280 में एक बात मिलती है, बड़ी अच्छी बात मिलती है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करेगा। वित्त आयोग का सर कौन? जो फाइनेंस कमीशन होता है ना, उसकी नियुक्ति आपका कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और ये बात क्यों कही गई है 280 में? केंद्र और राज्य में पैसे के बंटवारे के लिए ऐसा किया गया है। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन से संबंधित है और इसके नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और उसकी कूटनीतिक शक्तियों के बारे में जानते हैं। देखिए, कूटनीतिक शक्ति क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। जो भी देश विदेश में जो मीटिंग्स होती हैं, शांति हो या कुछ भी मीटिंग्स होती है, समझौते होते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो राष्ट्रपति के ही नाम से होते हैं। तो सारे समझौते राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, सारी संधियाँ राष्ट्रपति के नाम से होती हैं। ये उसकी क्या है? कूटनीतिक शक्ति होती है। अब एक आपकी बची है, अब आपकी आपातकालीन शक्तियाँ बची हैं। बाकी आपकी जो शांति काल की शक्तियाँ थीं, सारी की सारी कंप्लीट हो गई हैं। अब आपातकालीन शक्तियाँ बची हैं, इसमें आपको थोड़ा टाइम देना होगा, उसके बाद हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से पढ़ते हैं आपकी आपातकालीन शक्तियों के बारे में। देखिए, आपातकालीन शक्तियाँ क्या हैं। जो इमरजेंसी आपकी शक्तियाँ हैं वो भाग आपके 18 में दी गई हैं और आर्टिकल 352 से लेके 360 तक इनकी बात की गई है आपातकालीन शक्तियों की, इमरजेंसी की। तो इमरजेंसी पावर्स को पढ़ते हैं। 3 तरह की आपकी इमरजेंसी पावर है। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल है, एक राष्ट्रपति शासन है, एक आपका क्या है? वित्तीय आपातकाल है। क्या बोलता हूँ इनको इंग्लिश में बोलूँ अगर मैं? नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये आपको पता होना चाहिए, इनके मैंने आर्टिकल भी लिख दिए हैं। अब ये वाला भी कहाँ से लिया गया है? ये जर्मनी से लिया गया है, ये भी जर्मनी से लिया गया है। राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल दोनों जर्मनी से। लेकिन जो वित्तीय आपातकाल है वो आपका अमेरिका से लिया गया है। मैंने तीनों को बड़े स्ट्रक्चर्ड वे में रखा है। अब एक एक को पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे युद्ध, कोई वाली बात आ जाए, कोई बाह्य आक्रमण हो जाए, राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? जब कोई युद्ध वाली बात आ जाए या कोई विदेशी आक्रमण हो जाए तब, या फिर क्या है? सशस्त्र विद्रोह हो जाए। सशस्त्र विद्रोह सर क्या होता है? आंतरिक अशांति होती है। पहले यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल होता ना सशस्त्र विद्रोह की जगह पे, वो आंतरिक अशांति था। लेकिन 44
मतलब 44वें अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो 1978 में आया, उसमें कहा गया है कि ये जो आंतरिक अशांति है, इस शब्द को हम हटाते हैं और उसकी जगह पे सशस्त्र विद्रोह को रख देते हैं। तो ये अब हो गया है, और ऐसा 3 बार हो चुका है हमारे भारत में। 3 बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। एक तो 1962 से 68 तक जब भारत और चीन का युद्ध चल रहा था, तब जाके लगा था। और 1971 में लगा था, 71 से 75 तक जब भारत और पाक युद्ध चल रहा था। और 1975 से 78 तक जब आंतरिक अशांति यानी कि सशस्त्र विद्रोह हो गया था, उस टाइम पे भी ये लगा था। तो ये 3 बार हमारे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, लेकिन युद्ध और उसमें देखा जाए तो 2 ही बार लगा है। आंतरिक अशांति के आधार पर 1 बार लगा है। तो ये आपको याद रखना है। अभी और भी बातें करते हैं, या ऐसा करता हूँ मैं पहले आपको राष्ट्रीय आपातकाल ही पढ़ा देता हूँ पूरा, फिर मैं आपको क्या करता हूँ कंपैरिजन करके बाद में बताता रहूँगा। अब यहाँ पे जो राष्ट्रीय आपातकाल है, इसमें कहा गया है कि जब ये राष्ट्रीय आपातकाल लगता है ना सर, तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के सभी आर्टिकल आपके निलंबित हो जाते हैं, सभी आर्टिकल आपके कैंसिल हो जाते हैं। मतलब जो फंडामेंटल राइट है ना, जो फंडामेंटल राइट आपका 20 और 21 है, ये तो बचे रहते हैं, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि राइट टू आपका क्या है, राइट टू लाइफ है, ये सारे के सारे क्या है आपके फंडामेंटल राइट हैं। और आपका क्या है, अपराध के विरुद्ध आपका क्या है 20 में आपको क्या है दोष सिद्धि का आपका मामला है, वो भी आपका आर्टिकल 20 में आता है। और सभी निलंबित हो जाते हैं, सारे के सारे आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट के निलंबित कर दिए जाते हैं। और ये बात आर्टिकल 359 में कही गई है। सबसे पहले आर्टिकल 19 निलंबित होता है, क्योंकि ये आपका क्या है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। तो ये वाला आपका क्या है निरस्त हो जाता है। कब ये होता है, युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के समय, आंतरिक अशांति के समय नहीं होगा, ये युद्ध और बाह्य आक्रमण के समय होगा। जब कहीं से युद्ध हो रहा हो बाहर से, तब ये ऐसा होगा। तब आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप विदेश घूमने चले जाओ या विदेश में ऐसा करो जाके वैसा करो जाके, तब ये आप ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले आपका आर्टिकल 19 ही ख़त्म होता है। और जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है पूरे भारत में लग सकता है, या फिर पूरे भारत के किसी भी हिस्से में, किसी भी राज्य में कहीं भी लगाया जा सकता है, कहीं भी लगाया जा सकता है पूरे भारत में, या फिर पूरे भारत में भी लग सकता है। और इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये जब ये लगेगा तो जुडिशरी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो इस पर न्यायिक समीक्षा करेगा। मतलब इसकी एक तरीके से जांच कर सकता है पूरी की पूरी। जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो आपकी राष्ट्रपति वो सुप्रीम कोर्ट के पास इसके अंतर्गत रहती है। अब ये जो लगता है मतलब कैसे लगेगा, कब लगाया जाएगा, क्या प्रक्रिया होगी। जब इसको लगाया जाएगा तो इसका प्रस्ताव संसद में आएगा, और संसद में आएगा तो 1/10 सदस्य इसको लेके आएंगे इस प्रस्ताव को। मतलब अगर 545 सदस्य हैं तो उसका 1/10 आप निकाल लीजिए, लगभग 50-55 आपके सदस्य आ जाएंगे। वो आपका क्या है लेके आएंगे, और 14 दिन के अंदर एक बैठक बुलाई जाएगी संसद में, लोकसभा और राज्यसभा की। 14 दिन में आपकी क्या होगी बैठक बुलाई जाएगी, 14 दिन के अंदर राष्ट्रपति बुलाएगा। और ये जो प्रस्ताव है ना, इसको साधारण बहुमत से आपका क्या है, इस प्रस्ताव को क्या है साधारण बहुमत से आपका क्या है साधारण बहुमत से इसको लाया जाएगा। और पास जो है वो 30 दिन के अंदर कर दिया जाएगा। कितने दिन के अंदर किया जाएगा, ये 30 दिन के अंदर इसको पास कर दिया जाएगा, वो भी 2/3 बहुमत से। 2/3 बोले तो स्पेशल बहुमत से आपका पास किया जाएगा 30 दिन के अंदर। और इसके लिए कैबिनेट की लिखित मंजूरी ज़रूरत होती है। जो कैबिनेट होती है, जो मंत्रिमंडल होता है, एक मंत्रिपरिषद होती है, एक मंत्रिमंडल होता है। तो मंत्रिमंडल की जो होता है वही आपका कैबिनेट होता है, मंत्रिमंडल, उसकी लिखित मंजूरी चाहिए, तब ये राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। अब इसकी अवधि जो है वो 6 माह के लिए होती है राष्ट्रीय आपातकाल की। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपात युद्ध अभी बंद ही नहीं हुआ है तो क्या किया जाएगा, 6 महीने और बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन फिर भी युद्ध नहीं बंद हो रहा है तो फिर इसको अनिश्चित काल के लिए भी लगाया जा सकता है, लेकिन वैसे 6 महीने इसकी अवधि होती है। अब इधर आइए, इसको एक बार देख लेते हैं इनको। अब ये जो राष्ट्रीय आपातकाल तो हमने देख लिया। अब ये राष्ट्रपति शासन ये कब लगाया जाता है सर, जब किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। मतलब कोई भी राज्य है उसका पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाए, उसमें जो प्रशासन व्यवस्था है वो ख़राब हो जाए, और राज्यपाल ये घोषणा कर दे, राष्ट्रपति के पास जाए कि हमारे राज्य का पूरा तंत्र मंत्र खराब हो चुका है,
पूरी जो सब व्यवस्था है ठप पड़ी है, आप उसका शासन अपने नियंत्रण में ले लीजिए, आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें कीजिए। तो पूरा जब किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब ये लाया जाता है राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 365 में कहा गया है कि जब राज्य गवर्नमेंट केंद्र गवर्नमेंट के अनुसार कार्य ना करे, मतलब जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार के हिसाब से कार्य ना करे, तब ऐसा होता है, या उसके अनुदेशों को ना माने। वैसे तो राज्य की अपनी खुद की पावर्स हैं, लेकिन कुछ मामलों में जो है राज्य को केंद्र की बात माननी पड़ती है, और ये आर्टिकल 365 में कहा गया है। लेकिन अगर वो नहीं मानती है तब वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लाया जाएगा। और सबसे पहले ये पंजाब में लाया गया था 1951 में, आपका ऐसा हुआ था। ये कब हुआ था? 1951 में। वो हमने पेप्सू वाला दिखाया था ना, वो यही था। पेप्सू वाला जो हमने दिखाया था वो यही था। अब सर्वाधिक बार आपका कहाँ लगा है राष्ट्रपति शासन? तो यूपी में। कितनी बार सर लगाया? 10 बार लगाया गया यूपी में आपका ये। अब यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे देखिएगा, तो राष्ट्रपति शासन आपात का शब्द इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा, राष्ट्रपति जो शासन लगेगा ना जो राष्ट्रपति शासन, उसको आपातकाल के नाम से नहीं पढ़ा जाएगा। राष्ट्रपति शासन को आप आपातकाल नहीं कह सकते हो, उसमें आपातकाल शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। तबीयत बहुत ज़्यादा गड़बड़ में है। अब जो गवर्नमेंट नहीं, गवर्नर, यहाँ पे क्या है? जीओबी का मतलब है गवर्नर। गवर्नर रिपोर्ट देगा किसको? राष्ट्रपति को। मैंने अभी बताया कि गवर्नर आपका राष्ट्रपति को कहेगा कि सारी व्यवस्था ठप पड़ी है। और कैबिनेट की इसमें क्या है? लिखित मंजूरी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कैबिनेट ऐसे ही बोल दे हाँ लगा दो जाके, तो मौखिक मंजूरी से भी काम चल जाएगा। और पास आपका साधारण बहुमत से ही होगा। और इसको जो अनुमति मिलेगी वो 30, यहाँ पे 30 दिन थी, यहाँ पे क्या थी? 30 दिन, यहाँ पे क्या है? 60 दिन। और ये साधारण बहुमत से पास हो जाएगा। और इसकी भी अवधि क्या है सर? इसकी पहले तो अवधि 6 महीने रहेगी प्रेसिडेंट रूल की, लेकिन क्या है बाद में 6 महीने बढ़ाई भी जा सकती है अगर बाकी व्यवस्था सही नहीं होती है तब। और फिर 6 महीने बाद जब 1 साल हो जाएगा तब देखा जाएगा। 1 साल बाद चुनाव आयोग अपनी रिपोर्ट देगा, कहेगा यहाँ पे इलेक्शन होना है या नहीं होना है, और फिर चुनाव आयोग अपनी रिपोर्ट देगा। तो ये बाद में फिर उस चुनाव आयोग की रिपोर्ट के आधार पे होगा कि और इसको आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, तो बात की बात है। वैसे तो ये 6 महीने तक रहता है राष्ट्रपति शासन। इसमें आपके क्या है? फंडामेंटल राइट आपके कैंसिल नहीं होते हैं, फंडामेंटल राइट निलंबित नहीं होते हैं। लेकिन इसकी भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, इसकी भी सुप्रीम कोर्ट जांच कर सकता है। राष्ट्रपति इसे वापस भी ले सकता है, और राष्ट्रपति इसे संसद की बिना अनुमति के वापस लेगा। संसद की अनुमति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वापस ले लेगा। अब आप इसको पढ़ लीजिए, वित्तीय आपातकाल को। वित्तीय आपातकाल हमने बताया अमेरिका से लिया गया है। और ये कब लाया जाता है? जब देश की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई हो, मतलब देश तहस नहस हो गया हो, पूरी की पूरी इसकी इकोनॉमी पूरी की पूरी इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी ठप हो जाए, देश में भुखमरी गरीबी ऐसी स्थितियां बन जाएं, तब जाके क्या होता है? वित्तीय आपातकाल को लगाया जाता है। लेकिन भारत में अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, लगाया नहीं गया है। और ये पास आपका साधारण बहुमत से होता है, ओनली ऑन सिंपल मेजॉरिटी से ये पास हो जाता है। इसमें भी आपकी क्या है? 60 दिन की अनुमति चाहिए होती है, 60 दिन के अंदर अनुमति मिल जाती है। और यहाँ पे केंद्र की कैबिनेट की मंजूरी नहीं चाहिए, यहाँ पे कैबिनेट कोई भी काम नहीं करता है, कैबिनेट की कोई भी बात नहीं होती है। अब यहाँ पे देखिए अवधि इसकी क्या रहेगी? अवधि इसकी एक बार में इसको अनंत काल के लिए लगाया जा सकता है। इसकी अवधि क्या है? अनंत काल के लिए लगाया जा सकता है। जब तक वो स्थितियाँ सही नहीं हो जा सकती हैं तब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा आपका। अनंत काल में ऐसा अनंत काल तक लगाया जाएगा। देखिए वित्तीय आपातकाल को आपके जब गरीबी भुखमरी आ जाएगी, लोगों के पास खाने पीने को नहीं रहेगा, तो सरकार अपने अंडर में सारा कुछ ले लेगी और सारी कंपनियां, सारे जो उद्योग हैं सबको अपने अंडर में ले लेगी और उनका पैसा अपने आप इस्तेमाल करेगी, लोगों में बांटेगी, लोगों की भूखों को मिटाएगी, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करेगी, ताकि लोगों में स्टेबिलिटी भी आ जाए, ताकि लोग भूख ना मरें भूख से और उनकी फाइनेंशियल स्थिति को सुधारा जा सके। ये सारे काम करने के लिए ये करेगी। अब आपातकाल के समय क्या होगा? जैसे कि जो वेतन की कटौती है, चाहे वो केंद्र और राज्य के अधिकारी हों, उनके वेतन से कटौती की जाएगी।
राष्ट्रपति का भी वेतन काटा जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, पैसे की तो ज़रूरत है, पैसे कहाँ से आएंगे, वेतन को काट काट के आएंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हैं, उन सभी के वेतन की कटौती की जाएगी। और जो बजट है ना, बजट में 43% तक की कमी की जाएगी। अगर ऐसा होता है तब सरकार टैक्स बढ़ा सकती है। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े कर्मचारी हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाएगी, कंपनियों के ऊपर टैक्स लगाएगी, ताकि सरकार को बहुत ज़्यादा फंड मिले और उस फंड का इस्तेमाल वो वित्तीय आपातकाल के दौरान कर पाए। और यहाँ पर भी फंडामेंटल राइट निलंबित नहीं होंगे, लेकिन यही फंडामेंटल राइट निलंबित नहीं होंगे और राष्ट्रपति इसे भी वापस ले सकता है, अपने आप इसको वापस ले लेगा। इसमें किसी की भी उसे कोई राय वगैरह नहीं चाहिए होगी। तो ये आपके क्या हैं, वित्तीय आपातकाल हैं, मतलब आपातकालीन शक्तियाँ हैं। ये आप एक बार फिर से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। बहुत पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारा लास्ट पोर्शन बचा हुआ है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में। मैंने कहा एक ही क्लास में सारा डाटा मुझे देना है आपको, और ये डाटा मैंने 7-8 क्लासों से उठाया है। 7-8 क्लासें मैंने ली हैं, इसकी 7-8 क्लासें मैंने देखी हैं, तब जाके मुझे ये डाटा यहाँ से प्राप्त हुआ है। और वहाँ पे जो डाटा था ना, वो बहुत बिखरा हुआ पड़ा था। मैंने इस डाटा को एकदम कलेक्टिव फॉर्म में रखा है, और इसीलिए मुझको क्लास लाने में देरी भी हो जाती है। तो अगर देरी हो जाती है तो इसका मतलब यही है कि क्लास में कुछ ना कुछ दिक्कत है, या कुछ डाटा नहीं मिल रहा है, या डाटा को बहुत ज़्यादा मुझे एनालिसिस करना पड़ रहा है, तब जाके मैं लाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, भारत के प्रमुख राष्ट्रपति जो भी राष्ट्रपति अभी तक हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे, सिर्फ सिंपल टू सिंपल बातें करेंगे। देखिए, पहले जो राष्ट्रपति थे वो हमारे राजेंद्र प्रसाद थे, और यहाँ पे इनका नाम और जीवन काल भी दिया है, मतलब कब वो पैदा हुए और कब उनकी डेथ हुई। यहाँ पे उनका कार्यकाल दिया हुआ है, कब वो राष्ट्रपति बने और कब तक राष्ट्रपति रहे। यहाँ पे उनके बारे में विशिष्ट आपके तथ्य दिए गए हैं। तो पहले आपके कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, और ये बात 1884 में इनका जन्म होता है, 1963 में इनकी डेथ होती है। इनका जो टाइम पीरियड रहा है, मतलब कार्यकाल, 26 जनवरी 1950 को। वैसे तो राष्ट्रपति जो है ना, ये 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति मेरे ख्याल से बन गए थे। कब, 24 जनवरी 1950 को, और 13 मई 1962 तक ये रहते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे 26 लिखा है, क्योंकि 26 जनवरी को क्या है, देश गणतंत्र दिवस हुआ था, इसीलिए वहाँ पे लिख दिया है। अंतरिम प्रेसिडेंट ये थे, और सबसे लंबे समय तक रहने वाले आपके क्या हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं। सबसे ज़्यादा समय तक यही आपके राष्ट्रपति रहे हैं। और ये अंतरिम बोले तो इनके लिए कोई इलेक्शन वगैरह नहीं हुआ था, इनको ऐसे ही चुन दिया गया था कि आप राष्ट्रपति हो, तो बस आपको क्या है, राष्ट्रपति बना दिया गया था। और ये संविधान सभा के स्थायी आपके क्या हैं, अध्यक्ष थे, और ये निर्विरोध थे। मतलब निर्विरोध क्या है, जब किसी ने विरोध ही नहीं किया तो इनको ऐसे ही चुन दिया गया, निर्विरोधी हो गया ना, मतलब ऐसे ही चुन दिया गया उनको। तो क्या ये स्थायी अध्यक्ष थे आपकी संविधान सभा के। दूसरे जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और इनका जो जीवन काल है 1888 से लेकर 1975 तक रहा है। इनको दार्शनिक राजा बोला जाता था, और इनका जो कार्यकाल रहा है वो 13 मई 1962 से लेके 13 मई 1967 तक रहा है। और ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे थे। यही भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। जब हम उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे तब हम सबसे पहले इन्हीं को पढ़ेंगे। जाकिर हुसैन इसके बाद आते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये हमारे कौन है, तीसरे आपके क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। और ये 1897 में इनका जन्म होता है, 1969 में इनकी डेथ होती है। तो यहाँ पे देखिए, ये 13 मई 1967 से लेके 3 मई 1969 तक इनका क्या रहता है, कार्यकाल रहता है। क्यों ये सबसे कम समय तक रहे हैं? सर कैसे सबसे कम समय तक रहे हैं? क्यों इनका ये हुआ है कि ये प्रथम एक तो मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और ये कार्यकाल के दौरान ही आपके क्या हो गए थे, इनकी डेथ हो गई थी। टाइम पीरियड इनका पूरा नहीं हो पाया था, और इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब जब मृत्यु हो गई थी तो इनके लिए एक कार्यवाहक राष्ट्रपति की नियुक्ति की गई थी इनके बाद में। और वो व्यक्ति कौन थे, वराहगिरी वेंकटगिरी, जिनको बीबी गिरी बोला जाता है। तो ये आपके क्या हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए थे। 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक ये कार्यवाहक रहे थे, थोड़े दिनों के लिए।
और इनका भी जन्म 1884 में और 1980 में इनकी डेथ होती है। किनकी? बीबी गिरी की। ये कार्यवाहक रहे थे और ये उपराष्ट्रपति भी रहे थे आपके बीबी गिरी। और ये द्वितीय चरण की मतगणना में राष्ट्रपति के चुनाव में मतलब जीते थे। जब ये चुनाव यहाँ पे होगा, अभी तो चुनाव नहीं हुआ है, ये आपके क्या हैं? कार्यवाहक हैं। अगली बार अभी एक और बार आपको देखने को मिलेंगे अभी। इसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह की बात आती है। हिदायतुल्लाह एम्स को एम हिदायतुल्लाह भी मिलता है नाम, मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी मिलता है। ये 1905 में इनका जन्म होता है, 1992 में इनकी डेथ होती है। और ये 20 जुलाई 1969 को राष्ट्रपति बनते हैं और 24 अगस्त 1969 तक ये राष्ट्रपति रहते हैं। ये आपके क्या हैं? ये क्या हैं? ये भी आपके क्या हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति एक तरीके से आपके क्या हैं? रहते हैं। ये राष्ट्रपति, इनके लिए चुनाव नहीं होता है, ये भी कार्यवाहक ही रहते हैं। और ये मुख्य न्यायाधीश थे, एकमात्र सीजेआई थे जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। तो ये बात आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तुरंत आपका क्या है? वेंकट रमन आते हैं। मतलब वेंकट रमन नहीं, वेंकट गिरी जो हैं, जो बराहगिरी हैं, जो बीबी गिरी हैं, वो आते हैं। इनका टाइम पीरियड तो वो ही रहेगा, 1884 से 1980 तक। ये 24 अगस्त 1969 को राष्ट्रपति बनते हैं और 24 अगस्त 1974 को राष्ट्रपति के पद से इनका क्या होता है? टेनर इसका समाप्त होता है। ये स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते थे। मतलब अभी तो पीछे आपने देखा था यही आपके कार्यवाहक भी बने थे, लेकिन अभी ये क्या है? चुनाव जीते थे, स्वतंत्र राष्ट्र उम्मीदवार थे एकदम और जीते थे। उसके बाद जो अगले राष्ट्रपति आते हैं वो फ़खरुद्दीन अली आते हैं और ये 1905 में इनका जन्म होता है और 1977 में इनकी क्या होती है? डेथ होती है। ये 24 अगस्त 1974 को चुनाव जीते थे और 11 फरवरी 1977 को इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी 11 फरवरी 1977 को। ये केंद्रीय मंत्री भी थे और ये दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे और इनकी भी मृत्यु कार्यकाल में हुई थी। तो जितने भी मुस्लिम राष्ट्रपति आए थे, जितने भी की बात नहीं है, जो मतलब जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम भी आएंगे तो उनकी तो कार्यकाल के दौरान मृत्यु नहीं हुई है। तो ये फ़खरुद्दीन हैं, जाकिर अली हैं, इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। बीडी जत्ती एक व्यक्ति हैं जो कि 1913 में इनका जन्म होता है और 2002 में इनकी मृत्यु होती है। और ये 11 फरवरी 1977 को राष्ट्रपति आपके क्या हैं? बनते हैं कार्यवाहक, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी फ़खरुद्दीन की, तो ये कार्यवाहक आपके बनते हैं। और 25 जुलाई 1977 तक आपके क्या हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति रहते हैं। और ये बीडी जत्ती भी आपके उपराष्ट्रपति थे। वैसे देखिए, उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक बनाया जाता है ना, कार्यवाहक, वो उपराष्ट्रपति को ही तो बनाया जाता है, या फिर उपराष्ट्रपति नहीं होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसको बना दिया जाता है। नीलम संजीव रेड्डी, ये 1913 में इनका भी जन्म होता है और ये 1996 तक रहते हैं। 25 जुलाई 1977 को इनका क्या है? राष्ट्रपति बनते हैं और ये 25 जुलाई 1982 तक रहते हैं। ये भी निर्विरोध आपके निर्वाचित हुए थे, एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो निर्विरोध आपके निर्वाचित हुए थे। और 1969 में जब ये लड़े थे तब ये हार गए थे उस टाइम पे 1969 में, और उस समय जो बने थे वो बीबी गिरी बने थे। उसके बाद ज्ञानी जेल सिंह आते हैं 1916 में और 1994 इनकी डेथ होती है, मतलब जन्म होता है 1916 में। और 25 जुलाई 1982 को इनका क्या होता है? राष्ट्रपति बनते हैं और 25 जुलाई 1987 को इनका टाइम पीरियड ख़त्म होता है, मतलब राष्ट्रपति के पद से। और ये प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जेल सिंह प्रथम सिख राष्ट्रपति थे, तो ये आपको याद रखना है, सिख राष्ट्रपति थे। उसके बाद आपके कौन से हैं? आर वेंकट रमन है जो कि 1910 में इनका जन्म होता है और 25 जुलाई 1987 को इनका क्या होता है? राष्ट्रपति बनते हैं और 25 जुलाई 1992 तक ये रहते हैं। और ये भी आपके क्या थे? उपराष्ट्रपति थे, तो ये आपको याद रखना है। शंकर दयाल, उसके बाद आपके आते हैं शंकर दयाल। ये पीडीएफ थोड़ा गड़बड़ हो गई, नीचे को निकल गई, इसको मैं सेट कर दूंगा। तो शंकर दयाल जो 1918 में क्या होते हैं? इनका जन्म होता है, 1999 में इनकी डेथ होती है। और ये भी 25 जुलाई 1992 से लेके 25 जुलाई 1997 तक 25 जुलाई 1992 से 97 तक राष्ट्रपति रहते हैं। और ये पहले उपराष्ट्रपति, ये भी मतलब पहले नहीं, मतलब ये उपराष्ट्रपति भी थे। और इन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा था, मतलब 4 प्रधानमंत्रियों के साथ इन्होंने कार्य किया है। ये वो व्यक्ति हैं, 4 प्रधानमंत्रियों के साथ इन्होंने कार्य किया है।
आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं KR नारायण, जो कि 1920 में जन्म हुआ है और 2005 में इनकी डेथ होती है। ये 1997 में, अब देखिए सारे के सारे 25 जुलाई ही होंगे, इसलिए मैं 1997 बोलूँगा। 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2002 तक ये राष्ट्रपति रहते हैं। पहले दलित राष्ट्रपति थे KR नारायण, तो इनको आप याद रखना, पहले दलित राष्ट्रपति। उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आते हैं। ये 1931 में इनका जन्म होता है, 2015 में इनकी डेथ होती है और ये 2002 में राष्ट्रपति बने थे और 2007 तक रहे थे। पहले आपके क्या थे, वैज्ञानिक, पहले आपके वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे ये। इनको मिसाइल मैन कहा जाता है। ये बातें आप याद रखना, पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति, और मुस्लिम देखा जाए तो तीसरे राष्ट्रपति। उसके बाद प्रतिभा देवी पाटिल आई थी, 2007 में बनी थी और ये 1934 में इनका जन्म हुआ था। अभी भी जिंदा हैं, इसीलिए इनका डेथ नहीं लिखा। 25 जुलाई 2012 को इनकी क्या होती है, मतलब टाइम पीरियड ख़त्म होता है और ये प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, हमारे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। उसके बाद प्रणब मुखर्जी आते हैं, 1935 में इनका जन्म होता है, 2020 में इनकी डेथ होती है। और जो 25 जुलाई 2012 को ये राष्ट्रपति बनते हैं और 2017 तक रहते हैं। ये भी केंद्रीय मंत्री थे और ये प्रथम बंगाली राष्ट्रपति थे, पहले बंगाली राष्ट्रपति थे, ये आप याद रखना है। उसके बाद कौन आता है सर, कोविंद आते हैं, रामनाथ कोविंद, जो 1945 में जन्म होता है और ये 2017 में राष्ट्रपति बनते हैं, 2022 तक रहते हैं। ये दूसरे दलित आपके राष्ट्रपति थे, जैसे कि पहले दलित आपके राष्ट्रपति KR नारायण थे और दूसरे दलित आपके रामनाथ कोविंद हैं। और ये यूपी के प्रथम आपके राष्ट्रपति थे, मतलब यूपी के, उत्तर प्रदेश से आने वाले पहले राष्ट्रपति थे और ये कानपुर देहात के रहने वाले व्यक्ति थे। उसके बाद आपकी कौन है, इस समय जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं, जो कि 1958 में इनका जन्म हुआ है और ये 2022 में बनी हैं और इन्होंने यशवंत सिन्हा को हराया था और ये पहले झारखंड की राज्यपाल थीं। ये राज्यपाल थी झारखंड की और वहीं पे इन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा राज्यपाल के रहते हुए। और ये दूसरी महिला आपकी राष्ट्रपति हैं। और अगर देखा जाए तो जनजातीय समुदाय से प्रथम राष्ट्रपति आपकी यही हैं, चाहे महिला में देख लें चाहे आप पुरुष में देख लें। और ये उड़ीसा की क्या हैं, ये रहने वाली हैं, इनका जो जन्म स्थान है वो उड़ीसा का है, ये उड़ीसा का इनका जन्म स्थान है, तो ये उड़ीसा इनका स्थान है, जन्म स्थान, और ये रहने वाली हैं। जनजातीय मतलब कौन से समुदाय से, उड़ीसा के जनजातीय समुदाय से ये आती हैं और झारखंड की राज्यपाल थी। इनसे क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये हमने क्या देखे, राष्ट्रपति। अभी जाना नहीं, अभी थोड़ा एक स्लाइड और बची हुई है, बस फिर आप जाइएगा, आराम से एंजॉय करिएगा, पूरी क्लास आपने देख ही ली है। अब भारत में कुछ भारत रत्न प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति हैं, जिनकी संख्या आपकी कितनी है, 6। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न 1954 में मिला था। राजेंद्र प्रसाद को जो भारत रत्न मिला वो 1962 में मिला। ऐसे ही जाकिर हुसैन को 1963 में मिला और बीबी गिरी को 1975 में मिला। अब्दुल कलाम को 2015 में मिला और प्रणब मुखर्जी को 2019 में आपका क्या है, भारत रत्न मिला। तो ये आपके क्या है, भारत रत्न प्राप्त करता आपके राष्ट्रपति हैं, इनको आप याद रखना है। और भारत रत्न क्या है, देश का सबसे बड़ा सम्मान है। उसके बाद आपका पद्म भूषण आता है, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर आपका पद्मश्री। तो ये आपका क्या है, क्रम है, भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री। अब एक बहुत अच्छा पॉइंट है, आर्टिकल 361 में दिया गया है कि राष्ट्रपति और गवर्नर जो है ना, ये अपने कार्यकाल के दौरान इनको आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। कार्यकाल के दौरान इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते हो, कार्यकाल के बाद ही इसको गिरफ्तार किया जाएगा और उसके लिए भी आपको 2 महीने का नोटिस देना होगा, तब आप गिरफ्तार कर सकते हो। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की क्लास काफ़ी लंबी भी हो गई है, 1 घंटे 10 मिनट की हो गई है, लगभग 9 मिनट की हो गई है। तो क्लास आपको कैसी लगी है, मैंने एक ही क्लास में सारा डाटा देने की कोशिश की है, ताकि राष्ट्रपति वाला जो चैप्टर है एक ही पार्ट में, मतलब 2 ही पार्ट में कवर हो जाए। इसके लिए मैंने 8-10 क्लासें देखी हैं, लेकिन आपको 8-10 क्लासों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने करीब 3 और यहाँ पे करीब 10 क्लासों को मैंने देखा होगा, करीब 10 क्लासों को, कम से कम 10 या 11 क्लासों को देखा है, तब ये डाटा मुझे मिला है। और मैंने आपको 2 क्लासों में दे दिया है, वो भी आपको 2 ही घंटे में दे दिया है। और मैंने 10 घंटे 11 घंटे इनको देखा था।
तब जाके ये मिला है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को मिलता रहे। और आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है हमारा, महान सर के नाम से ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ फ्री वाली मिलती रहेगी। और अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए तो मैं उसकी एक छोटी सी वीडियो बनाने को हूँ, जिसमें मैं बताऊँगा कि जो पीडीएफ है वो फ्री कैसे मिलेगी और उसके मैंने जो प्राइस है वो कैसे कम कर रहा हूँ। जो 100 रुपये की आपकी पीडीएफ है मैं उसको कैसे उस पर छूट दे रहा हूँ और कितनी छूट दे रहा हूँ मैं आपको बहुत अच्छे से उसमें बताऊँगा। और आप अगर अभी तक आपने नहीं ख़रीदी है तो आप अभी ख़रीदिएगा भी मत, मैं उसमें प्राइस कम कर दे रहा हूँ, तभी आप ख़रीदिएगा, आपको सस्ती मिल जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।